हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पेशल क्लास। पिछली क्लास में हमने समझा था प्रपोजिशंस के बारे में, साथ ही समझे थे कुछ रूल्स। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में समझेंगे हम प्रपोजिशन से रिलेटेड कुछ और रूल्स के बारे में और साथ ही समझेंगे कंजक्शन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी आज की क्लास में हम एक वर्ड जो है इससे शुरुआत कर रहे हैं, जो कि है एट द बिगिनिंग। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, एट द बिगिनिंग को। तो एट द बिगिनिंग जो है ये कब आता है? एट द बिगिनिंग इस्तेमाल किया जाता है इन द अर्ली स्टेज, मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत में, कि शुरुआत में कोई चीज़ कैसी थी उसमें हम इस्तेमाल करते हैं एट द बिगिनिंग, है ना। कि कोई भी चीज़ शुरुआत में कैसी थी और ये साथ में ऐसा बताता है, इट इम्प्लाइज लेटर चेंज। मतलब एट द बिगिनिंग जो है ये बताता है कि कोई भी चीज़ शुरुआत में ऐसी थी और बाद में जाके उसमें कोई चेंज हुआ गया है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एट द बिगिनिंग। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूं कि इन द बिगिनिंग we used handbook, later we used machine। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा है कि इन द बिगिनिंग वी यूज्ड हैंडबुक, लेटर वी यूज्ड मशीन। ठीक है, मतलब पहले हम हैंडबुक का इस्तेमाल करते थे, बाद में हमने किसका इस्तेमाल कर लिया? मशीन का, या हैंड, इसकी जगह अपन हैंडलूम्स ऐसे लिखते थे। जैसे मान लो कि कोई कपड़ा बना रहा है, तो पहले स्टार्टिंग में हम कपड़ा हैंडलूम से बनाते थे, बाद में हमने उसी की जगह पर किसका इस्तेमाल कर दिया? मशीन का। तो इट मीन्स ये बता रहा है कि स्टार्टिंग में, अर्ली स्टेज में, शुरुआत में पहले चीज़ कैसे थी और बाद में वो चीज़ कैसे हो गई, तो एक चेंज हुआ। उसी चेंज के लिए हमने इस्तेमाल किया है एट द बिगिनिंग, की शुरुआत में हम इसका इस्तेमाल करते थे और बाद में चीज़ों में चेंजेस हुआ तो हमने उसको अपने आप को भी बदल लिया। और इसी का मिलता जुलता रहता है इन द लास्ट। ऐसे ही होता है एक इन द लास्ट, आखिर में। सेंटेंस है, सेंटेंस आप लिखें इसका कि एट फर्स्ट ही अपोज्ड मैरिज, सेंटेंस है एट फर्स्ट ही अपोज मैरिज। ठीक है, बट इन द लास्ट, यहाँ पे बट ऐड कर लीजिएगा, बट इन द लास्ट ही गेव कंसेंट। ठीक, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, कि शुरुआत में वो शादी के खिलाफ था, लेकिन बाद में, लास्ट में, आखिर में क्या हुआ, वो मान गया या उसने अपनी सहमति दी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारे कुछ रूल्स। जैसे जब किसी ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन कैसा होगा? इंटेरोगेटिव, मतलब वो आपसे एक सवाल पूछ रहा होगा और वहाँ पे वो कुछ वर्ड का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे इसको ऐसा कर लो,
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इंटेरोगेटिव। चलिए यहाँ से देखते हैं हम हु, whom, what, ठीक है। तो जब ऐसे कोई शब्द जब आए आपको, तो आपको क्या करना था, वहाँ पे हमें प्रपोजिशन कहाँ पे लगाना है और कब लगाना है ये हम समझते हैं। जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, ठीक है, सेंटेंस ऐसा बनेगा। पहला वर्ड आपका क्वेश्चन वर्ड है, जैसे जाएगा हु आर यू थिंकिंग, हु आर यू थिंकिंग टू, ठीक है। तो ऐसे में प्रपोजिशन आता है और साथ में आपका एक ऑब्जेक्ट जो रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में रहता है। मतलब ये एक क्वेश्चन को बताता है कि हमें इस सेंटेंस में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कुछ ऐसी वर्ब्स, ठीक है। तो सम, नो प्रपोजिशन इज यूज्ड विद। अब यहाँ पे हम कुछ वर्ब जो है वो लिखेंगे जिनके साथ हम कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं करते, ठीक है। ठीक है, और ये कुछ वर्ब हैं, ये समझना भी ज़रूरी है कि जो हम वर्ब लिखेंगे उनके साथ कोई भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन कब, जब वो एक्टिव वॉइस में हो। अगर पैसिव वॉइस में रहेगा तो फिर वहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ किया जाएगा, लेकिन अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो उनके साथ कोई भी प्रपोजिशन हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कंसीडर, ठीक है ना, उसके बाद रिसेंबल, जैसे कि डिमांड, ठीक है, जैसे कि कंप्राइज, जैसे कि कंप्राइज, जैसे कि सक्सीड, ठीक, जैसे कि कंसीडर, कंसीडर हो गया, ठीक है। कंसीडर, रिसेंबल, डिमांड, कंप्राइज, सक्सीड, जैसे रेसिस्ट, जैसे कि एंटर, ठीक है। जैसे कि ऑर्डर, जैसे कि डायरेक्ट, जैसे कि साइन, ठीक है। तो ये वो वर्ब है, अगर ये वर्ब एक्टिव वॉइस के साथ आती हैं तो दीज वर्ब्स इन एक्टिव फॉर्म do not agree with any preposition, ठीक है। इसमें ये रहेगा कि अगर ये वर्ब हमारे एक्टिव फॉर्म में रहेंगी तो वहाँ पे कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा रूल है कि omission of to with verbs of communication। तो यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन की वर्ब है ना, बिफोर द ऑब्जेक्ट, एक मिनट, ये पूरा है बिफोर द ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे कुछ और एक सेंटेंस में किसका
ओमिशन बताया टू, मतलब यहाँ पर कुछ वर्ब्स आएंगी, उनके बाद ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, तो जनरली हम क्या करते हैं कि टू का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब्स रहेंगी वहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट के बाद टू का यूज़ नहीं करना, ठीक है। ओमिशन ऑफ टू बताया है, तो समझते हैं कि वो कौन कौन सी वर्ब है जहाँ पे ये हमें रूल फॉलो करना है इस वाले का। तो है एडवाइस, टेल, कमांड, उसके बाद बैग, ठीक है। एडवाइस, टेल, कमांड, बैग, आस्क, इनकरेज, एडवाइस, टेल, कमांड, कमांड ये कमांड है, ठीक है। एडवाइस, टेल, कमांड, बैग, इनकरेज, ठीक है। ये सब वर्ब है, इनको इस्तेमाल करते हैं। कुछ और हैं, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ठीक है। चलिए ये हैं एडवाइस, टेल, कमांड, बैग, आस्क, इनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे हम, जैसे आई एडवाइज्ड टू हिम टू गो, ठीक है। सेंटेंस इस तरह से लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमें ये जो टू है इसका यूज़ नहीं करना। एज सेंटेंस होगा आई एडवाइज हिम टू गो, तो ये टू जो है ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। जैसे आई ही इन्फॉर्म टू द पुलिस, ठीक। सेंटेंस है अगला, तो इसमें भी जैसे यहाँ पर वर्ब है और इसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से टू जो है ये हट जाएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा आपका आई इन्फॉर्म द पुलिस, ठीक है। आई इन्फॉर्म द पुलिस, टू जो है इसका यूज़ हट जाएगा, ठीक। तो इस सेंटेंस इस रूल्स को नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए चलो अगला रूल है राइट द प्लेसमेंट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमें जो ऑब्जेक्ट है उसका सही प्लेसमेंट जो है वो करना है with the use of following, with the use of following verbs। अब इस रूल में हमें क्या करना है कि कुछ वर्ब्स दी रहेंगी तो उनके साथ हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और ऑब्जेक्ट को सही प्लेस पर लिखना है, ठीक है। तो समझते हैं वो कौन कौन सी वर्ब है। तो प्रोवाइड, सप्लाई, फर्निश, प्रेजेंट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी वर्ब है जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को सही प्लेस पर लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने सेंटेंस लिखा आई प्रोवाइडेड हिम मनी, ठीक है। तो सेंटेंस बनेगा आपका, इसको हम इस तरीके से ना लिख के लिखेंगे आई प्रोवाइडेड मनी टू हिम, ठीक है। सेंटेंस हो जाएगा आई प्रोवाइडेड मनी टू हिम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई प्रोवाइडेड हिम विथ मनी, ठीक है। इसमें हमने
विथ मनी, इसको मनी को किससे ऐड कर दिया, विथ से ऐड कर दिया ऑब्जेक्ट के केस में। तो सेंटेंस है आपका आई प्रोवाइडेड हिम मनी, ये डायरेक्ट लिखा था, हमने इसको दो तरह से लिखा है, या तो हम इसको लिखेंगे आई प्रोवाइडेड मनी टू हिम या आई प्रोवाइडेड हिम विथ मनी। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस में ए इज यूज्ड एज प्रीपोजिशन। ठीक है, ए को भी हम कैसे यूज कर सकते हैं, एक प्रीपोजिशन की तरह यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, ही अर्न्स 50 रुपीज़ अ डे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रपोजिशन बता रहे हैं कि एक दिन में वो कितने पैसे कमाते हैं, 50 रुपये जो है वो कमाते हैं। तो यहाँ पे ए जो है ये एक प्रपोजिशन की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है शी विजिट्स मी वंस इन अ मंथ। ठीक है, महीने में एक बार, तो वो मुझे महीने में एक बार विजिट करने के लिए, मिलने के लिए आती है। तो यहाँ पे ए जो है ये कैसे यूज करेगा, ए के तौर पे, यहाँ पे इन नहीं आएगा, सॉरी ये न हटा दिए। ये ए जो है यहाँ पर, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ही अर्न्स 50 रुपीज़ इन आ डे होना था, है ना, तो उसको इनको रिप्लेस कर रहा है वो ए, है ना। यहाँ पे जो ए है, ए यहाँ इन दोनों ही सेंटेंस में ए जो है इन का क्या है, एक वीक इन फॉर्म है। नॉर्मली क्या होता है, हम नॉर्मली हम इन लिख सकते हैं, इन का कौन सा फॉर्म, वीक इन फॉर्म, मतलब इनको रिप्लेस कर दिया किसने, ए। जैसे ही अर्न्स 15 रुपीज़ इन आ डे, तो हमने इन हटाकर क्या लिख दिया, ए डे। ऐसे यहाँ भी हो सकता है शी विजिट मी वंस अ मंथ, तो इन को कहीं ना कहीं कम कर कर ए पर ही पूरा स्ट्रेस आ गया है इनके फॉर्म में, तो इनको हमने हटा दिया किससे, ए से। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो है वो यूज है किनका, इन दोनों लोगों का, बिटवीन और एमंग। ठीक है, और इन दोनों का ही जो सेंस या हिंदी में इसका मतलब होता है वो होता है बीच में। तो बिटवीन जो है ये कब होता है, टू पीपल, और एमंग जो रहता है ये कब आता है, मोर देन टू पीपल। ठीक है, अब समझते हैं इसको सेंटेंस से। जैसे एक सेंटेंस लिखा है कि आई सिट डैश राम एंड हिम, समझ गए। तो यहाँ पे हमें इसे नहीं देखना कि ये भी एक पर्सन है, हमें यहाँ पे ब्लैंक देखना है कि मैं जो है वो कहाँ बैठा है, राम और मोहन के बीच में। तो यहाँ पे ये दो पर्सन है, राम और हिम, इनके बीच में बैठा है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, बिटवीन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, बिटवीन। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटेंस। और अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसा बोलूँ, आई सिट डैश स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो कई सारे हैं, दो से ज़्यादा हैं, क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, तब हम यहाँ पर बिटवीन ना लिख कर क्या लिखेंगे, तब हम वहाँ पे लिखेंगे एमंग। ठीक है, जैसे यहाँ समझ लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स एमंग चिल्ड्रन। अब यहाँ पे एमंग क्यों लिखा है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर ब्लैंक दिया था और ब्लैंक के बाद क्या देखा है आपको, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन क्या है, एक प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म मतलब दो से ज़्यादा हो सकते हैं,
इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है एमंग। और अगर यहाँ पर चिल्ड्रन ना होकर यहाँ पे ऐसा दिया रहता, डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स डैश राम एंड मोहन, तब फिर यहाँ पे 2 पर्सन आ गए तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाता है, बिटवीन। समझ गए? तो हमें ये देखना है कि जो ब्लैंक है, जो प्रपोजिशन है, उसके बाद कितने हमारे पर्सन हैं। अगर 2 पर्सन रहेंगे तो फिर वो बिटवीन में आएगा, और 2 से ज़्यादा रहेंगे, प्लूरल रहेंगे, तो फिर वहाँ पर क्या आएगा, अमंग आएगा। चलिए आगे बढ़ें। अब ऐसा ही होता है बिफोर एंड एगो का, बिफोर और एगो। ठीक है, चलिए समझते हैं बिफोर और एगो का क्या होता है। बिफोर जो रहता है, इट डिनोट्स द प्रीसीडिंग एक्शन। ठीक है, प्रीसीडिंग एक्शन मतलब बिफोर जो रहता है ये हमारे पास्ट में हुए किसी एक्शन को बताता है। ठीक है, चलिए जैसे सेंटेंस है शी, और एगो जो रहता है ये पास्ट एक्शन, प्रीसीडिंग एक्शन और पास्ट एक्शन। देखो प्रीसीडिंग एक्शन मतलब पहले कोई एक्शन हुआ और उसके बाद में कोई चेंजेस हुए तो उसमें हमने बिफोर का इस्तेमाल किया। एगो का मतलब है लास्ट, हमने अभी जो भी काम कुछ दिनों पहले किया है उसमें हमने एगो का इस्तेमाल किया। जैसे शी लेफ्ट इंडिया 2 days एगो, इसके बाद कोई काम नहीं हुआ तो इसलिए यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया है, एगो का। ठीक है, और अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लगाएं, शी हैड लेफ्ट इंडिया बिफोर शी वॉज मैरिड। ठीक है, तो वो एक कंडीशन बता रहा है कि बिफोर मतलब इस कंडीशन से पहले ही उसने क्या कर दिया था, इंडिया को छोड़ दिया था। इस वाले सेंटेंस में उन्होंने बता दिया कि सिर्फ 2 दिन पहले उसने इंडिया को छोड़ दिया है। ठीक है, इसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में उन्होंने बताया कि ऐसा होने से पहले मतलब शादी से पहले क्या हुआ था, उसने ऑलरेडी इंडिया को छोड़ दिया था। मतलब हमारे किसी एक एक्शन से पहले के भी एक्शन को बताया। प्रेजेंट में अभी अगर कोई चीज़ है और उससे पहले मैंने अगर ऐसा किया था कि मैं क्लास लेने से पहले सो रहा था, तो इसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बिफोर का। ही आई वॉज स्लीप बिफोर आई टेक द क्लास। समझ गए? तो प्रीसीडिंग एक्शन मतलब अभी जो हम एक्शन कर रहे हैं उससे पहले हम क्या कर रहे थे उसमें हम बिफोर लगाएंगे। और एगो जनरली कोई पास्ट एक्शन, जो कोई भी चीज़ हमने पहले कर दी है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एगो। ठीक है, ये था दोनों के बीच में डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और मेजर डिफरेंस जो कि इन और एट को लेकर है। ठीक है, इसे समझते हैं इन और एट में क्या मेजर डिफरेंस है। ठीक है, अभी क्लास रिकॉर्ड हो रही थोड़ी देर से। तो इन जो रहता है, इन यूज्ड विथ सिटीज, टाउन्स, कंट्रीज इन ए वाइडर सेंस। ठीक है, वाइडर सेंस मतलब अगर हम बड़े सेंस में बात करें, बड़े लेवल पर, कि यार मैं इस बड़े शहर में हूँ, एक बड़ी जगह की बात करें, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं किसका, इनका, है ना। और अगर हम बात करें एट की तो यूज्ड विथ कंपैरेटिवली स्मॉल प्लेसेस। ठीक,
तो इसका इस्तेमाल एट का जो इस्तेमाल होता है वो इनसे काफ़ी छोटे जो जगह रहती हैं, कोई बड़ा शहर है, सिटीज़ है, टाउन है, कंट्री है, उसमें अगर हम रहने की बात करेंगे तो वहाँ पे हम इन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एट जो रहता है वो इन से जो काफ़ी छोटी प्लेसेस हैं, कोई जगह है, कोई एग्जैक्ट लोकेशन है, अगर हम किसी जगह पर हैं एग्जैक्ट लोकेशन, तो वहाँ पर बताने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर बताने के लिए हम एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। और इसी में हम ऐसा कर देंगे कि आई लिव एट रोहिणी, ठीक है, इन दिल्ली, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा कि दिल्ली एक बड़ी शहर है, इसलिए हमने वहाँ पे उसके पहले इसका इस्तेमाल किया है, इनका इस्तेमाल किया है। लेकिन रोहिणी जो कि एक क्षेत्र है, एक एरिया है, वो इसी के अंदर आता है, तो इसलिए उसके आगे हमने क्या लगाया है, एट लगाया है। तो ये कंपैरेटिवली दिल्ली से छोटा है, इसलिए यहाँ पे एट लगाया है, और ये काफ़ी बड़ा शहर है, इसलिए इसके आगे इन लगाया है। तो इन द ईजी वर्ड जो बड़े एरियाज़ रहते हैं वहाँ पे हम इन लगाते हैं, और जो हमारी एक एग्जैक्ट लोकेशन रहती है, कोई जगह रहती है, वहाँ के लिए हम एट लगाते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही कंफ्यूजन रहती है इन और इनटू को लेकर, ठीक है। इन जो रहता है ये किसको बताता है, इट शोज स्टैटिक, ठीक है, या फिर मोशनलेस, ठीक है। और इनटू जो रहता है इट शोज मोशन, ठीक है। मतलब अगर किसी सेंटेंस में किसी टाइम में दोनों का मतलब एक ही होता है, इन का मतलब भी मैं और इनटू का मतलब भी मैं, ठीक है। सेंटेंस है जैसे द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ठीक है। तो इसमें कोई भी मोशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, इसलिए हमने क्या बोला कि बच्चे जो हैं वो क्लास में हैं। लेकिन ही जम्प्ड डैश रिवर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जंप करने में इन आएगा, इनटू आएगा, इसमें आएगा इनटू, क्यों, क्योंकि जब वो जंप करेगा तो उस जंप करने में क्या होगा, एक मोशन होगा। तो जब भी हम मोशन नहीं करेंगे, स्थिर रहेंगे, वहाँ पर इन आएगा। और जब हम हमारे एक्शंस जो हैं, जब किसी भी तरीके का मूवमेंट करेंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इन और इनटू में, आप इसे नोट कीजिए। चलिए, ऐसे ही दो एक और यूज़ है, एक है बाय और एक है विद, ठीक है। बाय, it used with the subject या पे पर्सन, ठीक है। बाय किसके साथ यूज़ किया जाता है, किसी भी पर्सन के साथ या फिर सब्जेक्ट के साथ। और विथ जो यूज़ किया जाता है, इट यूज्ड विथ एनी इंस्ट्रूमेंट, ठीक। और विथ जो है वो कहाँ यूज़ किया जाता है, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज़ किया जाता है। जैसे ही struck a dog with a stick, ठीक है। A dog was hit by a man, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आप, बाय के बाद हमने किसी पर्सन को बताया है, और यहाँ पे विथ है, तो विथ के साथ एक कोई इंस्ट्रूमेंट जो है ये आया है।
तो बाय जो रहेगा वो हमेशा पर्सन के साथ लगेगा, और विथ जो रहेगा वो हमेशा किसी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसके साथ लगेगा। ठीक है, चलो। चलिए, तो ये थे हमारे प्रपोजिशन के रूल्स। आगे हम समझेंगे कंजक्शंस के बारे में, इसका हम पार्ट 3 बनाएंगे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।